हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों को इतना टाइम नहीं दिया जा रहा है। जो आप लोगों का 18 तारीख का पेपर था वो सिर्फ आप लोगों के अप्रैल में ही आप लोगों का टाइमिंग मिलेगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी यूपी बोर्ड की भी एग्ज़ाम है। उससे पहले आप लोगों का जूनियर एडिट जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो इसलिए आपको इतना टाइम नहीं दिया जाएगा। चुनाव के तुरंत बाद ही आप लोगों की एग्ज़ाम डेट निश्चित हो जाएगी। तो इसलिए अभी तक सिर्फ आदेश आया है कि कब होगा, ये अभी तक कोई डेट ऐसी निर्धारित नहीं है कि इस डेट में होगा। लेकिन सिर्फ अभी इतना ही आया है कि जो आपके यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप लोगों का ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे ऐसे भी है। एमपी का है, कांस्टेबल है, उसका प्री है, पीसीएस वाला, वो भी सब पोस्टपोन कर दिए। राजस्थान वाला भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसलिए आप लोग अपनी सेहत पर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। और साथ में आप अपने पढ़ते भी रहिएगा। अगर कोई ज़रूरी काम हो तभी आप लोग बाहर जाइएगा, अन्यथा अपने घर पर रहकर भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में सबको शेयर भी कीजिएगा जो लोग भी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके कॉमन सब्जेक्ट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, ये एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कॉमन है, जो आपके हर एग्ज़ाम में काम आते हैं। और अभी आप लोगों की सिर्फ हिस्ट्री ही स्टार्ट की हुई है और कोई सब्जेक्ट अभी नहीं है। इसको समाप्त करने के बाद बीच में जब इनके क्वेश्चन सीरीज आएंगे, साथ में दूसरा सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, ज्योग्राफी, जो आप लोगों का बीच बीच में कराया भी गया था, लेकिन अब उसको एक साथ में ही करा देंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने आपको बाबर तक पढ़ा दिया था। उसके बाद आज हम पढ़ा रहे हैं कौन सा, हुमायूं। हुमायूं का अगर अर्थ पूछ लेता है, हुमायूं का मतलब होता है सौभाग्यशाली। ठीक है। ये इतना सौभाग्यशाली नहीं रहा, लेकिन अपने बेटे अकबर के कारण ये बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है। ठीक है। अगर इसके नाम की बात करें कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ये इसका पूरा नाम है, क्योंकि अगर आपसे पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या है और इसकी माता कौन थी, बाबर की पत्नी थी महान अनग्या। ये इससे महान अनग्या थी। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामदार, कामरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। उसकी मृत्यु के बाद हुमायूं ने क्या किया, अपना जितना भी शासन था, जितना भी उसके पास राजपाट था, वो सब कुछ 4 भाइयों में एक समान रूप से बांट दिया गया था। कुछ लोग का मानना है कि इसका बांटना ही क्या हुआ था, इसकी दुर्भाग्यशालीता को निर्धारित भी करता है, कि अगर ये चारों भाई एक साथ रहते तो ज़्यादा बहुत सौभाग्यशाली ही रहता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने सोचा कि हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई ना हो, इसकी वजह से इसने राजपाट सब कुछ समान रूप से बंटवारा कर दिया था। उसके बाद जब हुमायूं का जन्म हुआ तो बाबर ने एक उपाधि धारण की थी। उसका नाम पहले क्या थी, उसकी काजी थी, लेकिन बाद में उसने उपाधि धारण की थी बादशाह की। और ये किसने की थी, बाबर ने की थी। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि इसका राज्याभिषेक हुआ था। और ये कितनी आयु के थे, अगर इनसे पूछे कि ये 12 वर्ष के आयु थे जब इन्हें गद्दी पर बैठाया गया था, जब इनका राज्याभिषेक हुआ उस टाइम ये 12 वर्ष के थे, बहुत कम छोटी सी आयु के थे। फिर उसके बाद इन्हें क्या हुआ कि बाबर की फिर मृत्यु हो गई, और 23 वर्ष की अवस्था में दोबारा से फिर इनका क्या हुआ, राज्याभिषेक भी हो गया था। पहले ये सूबेदार नियुक्त किए गए थे से पहले, राज्याभिषेक से। लेकिन जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो उस टाइम ये 23 वर्ष की अवस्था में थे, क्योंकि वहाँ पे बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या थे, 12 वर्ष की अवस्था में सूबेदार थे, सूबेदार इसको नियुक्त किया गया था यहाँ पे। और ये अगर पूछ ले कि कहाँ का सूबेदार था तो बदख्खा का था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नामक एक नगर की भी स्थापना की थी। आप लोगों से पूछ लेगा कि हुमायूं ने क्या नगर की स्थापना की थी, यहाँ पे किया था दीन पना नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। किसने, हुमायूं ने। ये पूछ लेता है कि दीन पना की स्थापना किसने की थी, हुमायूं ने की थी। उसके बाद अगर आपसे युद्ध के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले हुमायूं का युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध आपसे डेट पूछेगा कब थी, 1539 ईस्वी में। इसकी डेट भी पूछ लेता है, किसके बीच में हुआ था ये भी पूछ सकता है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये युद्ध किसके बीच में हुआ था, शेर खां के बीच में और हुमायूं के बीच में। ठीक है। ये चौसा का युद्ध हुआ था, आपका पहला युद्ध था इसका।
और अगर इसकी पूरी डेट की बात करें तो 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच में ये चौसा का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि शेर शाह यहाँ पे क्या हुआ, जीत गया था, और हुमायूं क्या हुआ था, यहाँ पे हार गया था। इस युद्ध को जीतने के बाद ही अगर आपसे पूछे कि शेर खां को शेर शाह की उपाधि कब धारण की थी या कब मिली थी, इस युद्ध के बाद ही शेर शाह को शेर खां की उपाधि, यानी कि शेर खां को शेर शाह की उपाधि मिल गई थी। यहाँ पे शेर खां इसका नाम क्यों पड़ा था, ये सूरी वंश के था, शेर शाह सूरी, ये सूर वंश का था। और अगर आपसे पूछे इसका नाम शेर क्यों पड़ा था, क्योंकि इसने क्या हुआ था कि एक बहुत ही खूंखार शेर था, उसको पकड़ा था, उसको मार दिया गया था फिर, तो इसलिए माना जाता है कि तभी से इसका नाम क्या रख दिया था, शेर खां। ठीक है। और आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चौसा का युद्ध जब 1539 ईस्वी में होता, उसके बाद ही क्या हुआ कि इसका नाम क्या हुआ, यहाँ पे शेर खां था और हुमायूं दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, और शेर शाह को यहाँ पे उपाधि भी मिल गई थी। ठीक है। अब दूसरा युद्ध क्या होता है, दूसरा युद्ध होता है यहाँ पे बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध। दूसरा क्या होता है, अगर आपसे पूछे कि कन्नौज या फिर बिलग्राम ये एक ही नाम है, ये कब हुआ था, 1540 में, यानी कि जैसे 26, 27, 28, 29 बाबर के साथ युद्ध हुआ, इसी तरीके से इसके साथ क्या हुआ, जो चौसा का युद्ध था, फिर उसके बाद बिलग्राम का युद्ध था। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये भी युद्ध किसके साथ था, शेर खां, क्योंकि इसीलिए ये भी पता होना चाहिए कि बाबर ने क्या किया था। बाबर ने हुमायूं को ये आगाह किया था कि तुम इस शेर से, यानी कि इस अफगानी से बच के रहना, क्योंकि ये बहुत ही शातिर था और बहुत आगे की सोचने वाला व्यक्ति था। ये इन दोनों के बीच में हुआ। यहाँ पे भी शेर खां ही जीत जाता है और हुमायूं यहाँ पे हार जाता है। इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में जीवन व्यतीत करता है ये एक निष्कासित, मतलब इस युद्ध के बाद ही हुमायूं के पास कुछ नहीं होता, छोड़ देता है वो, फिर क्या चला जाता है, सिंध में चला जाता है, उसके बाद फिर ईरान चला जाता है, मतलब अपना शासन से वहाँ से अलग हो जाता है। फिर क्या करता है कि दोबारा से 15 वर्षों तक जीवन व्यतीत करता है इसी तरीके से हुमायूं। और हुमायूं क्या करता है, इसका आध्यात्मिक गुरु, सिया, बंदेज, इस तरीके से ये रहने लगता है। फिर क्या होता है कि इसकी पत्नी होती है, ठीक है, इसकी पत्नी का नाम क्या होता है, अगर आपसे पूछे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इसकी पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम क्या था, यहाँ पे था बानो हमीदा बेगम। हमीदा बेगम ने ही किसको जन्म दिया था, अकबर को जन्म दिया था। ठीक है। और ये अगर आपसे पूछ ले कि इसका विवाह कब हुआ था, ये नहीं पूछता है, सिर्फ इतना पूछता है कि हमीदा बेगम ने अकबर को जन्म दिया था। उसकी माँ का नाम, अकबर की माँ का नाम था क्या, हमीदा बेगम। ठीक है। फिर उसके बाद ही यहाँ पे क्या हुआ कि इसके बाद में फिर एक युद्ध हुआ 1500, ठीक है, फिर उसके बाद इसका युद्ध हुआ था 1555 ईस्वी में युद्ध हुआ था। किस युद्ध का नाम क्या था, मच्छीवाड़ा युद्ध। ये किसके बीच में था, हुमायूं और आपके था अफगान सरदार था, उसका नाम था नसीब खान, नसीब खां और तातार खां। ये ऐसे दो व्यक्ति थे जो इनके बीच में युद्ध हुआ था, मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। अब हुमायूं था, हुमायूं के बीच में मच्छीवाड़ा का युद्ध पूछ लेगा कि कब हुआ था, 1555 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में क्या होता है कि हुमायूं की यहाँ पे जीत हो जाती है और ये यहाँ पे हार जाते हैं। ठीक है। और जब ये मच्छीवाड़ा का युद्ध हुमायूं जीत जाता है तो फिर उसके बाद ये क्या करता है कि ये क्या करता है कि इस युद्ध को जीतकर हुमायूं पुनः भारत वापस आ जाता है। जैसे पहले उसने वैसा जीवन व्यतीत किया था, उसके बाद वो फिर क्या करता है, वापस भारत आ जाता है इस युद्ध को जीतने के बाद। फिर उसके बाद एक और युद्ध होता है 1555 ईस्वी, सरहिंद का युद्ध, जो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है कि ये क्यों हुआ इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे भी यही जीत जाता है, हुमायूं जीत जाता है, और जीतने के बाद ये फिर दिल्ली पर बैठ जाता है दोबारा से। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ये चौसा का युद्ध था, जिसकी पराजय के बाद बहुत मिस्ती से, यानी गंगा पार आगरा पहुंचा। चौसा का युद्ध किसने जीता था, शेर शाह सूरी ने जीता था, यानी कि शेर खान ने जीता था यहाँ पे, और हुमायूं यहाँ पे हार जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद जो यहाँ पे चित्तौड़ की क्या होती है, चित्तौड़ की एक रानी होती है, उसका नाम क्या होता है, कर्णवती।
ये क्या करती है, इसके बाद भी युद्ध होता रहता है और इसका जो बेटा होता है वो बहुत कम एज का होता है, जिसकी वजह से वो ना तो कोई अच्छा सेनापति के रूप में काम कर सकता था, ना ही वो युद्ध कर सकता था, इतनी कम उम्र का था। तो इसके साथ युद्ध हो रहा था। यहाँ पे क्या हुआ कि कर्णवती अपनी रक्षा के लिए, अपनी सहायता के लिए हुमायूं को क्या करती है, राखी भेजती है। माना जाता है कि तभी से ये रक्षाबंधन मनाया जाता है कि ये राखी भेजती है यहाँ पे कि वो मेरी सहायता करे। उसने उसको कबूल किया था कि ठीक है मैं करूँगा, लेकिन नहीं जा पाया था। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा कि चित्तौड़ की रानी ने किसको यहाँ पे इसको राखी भेजी थी, किसको, हुमायूं को भेजी थी अपनी सहायता रक्षा करने के लिए। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि हुमायूं नामा एक पुस्तक थी, वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी गुलबदन बेगम ने। इसने क्या करा था, अपनी इस पुस्तक में 3 व्यक्तियों के बारे में वर्णन है। सबसे पहले बाबर के बारे में, फिर उसके बाद हुमायूं के बारे में, फिर उसके बाद इसने अकबर के बारे में भी वर्णन किया है। इसने बताया कि बाबर की मृत्यु कैसे हुई, हुमायूं की कैसे हुई, पूरी इसकी डिटेल मिलती है गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा में। इसी में इसने तीनों का वर्णन यहाँ पे किया है। क्योंकि अगर आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें बाबर, हुमायूं और अकबर तीनों का वहाँ पे वर्णन मिलता है, तो गुलबदन बेगम की एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, हुमायूं नामा, जिसमें इसकी रचना के बारे में वर्णन मिलता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि 1556 ईस्वी में क्या होता है, जो दीन पना एक भवन होता है, दीन पना जो ये हुमायूं ने बसाया था भवन है ये, इसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद क्या हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, अगर आपसे पूछे हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो वो कहाँ है, दिल्ली में। ठीक है, आपसे एक कोटेशन यहाँ पूछ सकता है, कोटेशन किसने दी थी, लेन पूल ने दी थी। क्योंकि अगर आपके पास पीजीटी या फिर इस तरीके से कोई सब्जेक्ट का पेपर होता है तो इस वहाँ पे ज़्यादातर ये कोटेशन इस तरीके से आती है। लेनो पुल ने क्या कहा था कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाती ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये किसने कहा था, लेनोपुल ने कहा था कि हुमायूं का जीवन कैसा था, उसका जीवन ऐसा था कि वो पूरे जीवन भर लड़खड़ाता ही रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके ज़्यादा और वो भाग्यशाली नहीं था। अब उसके बाद हम बात करेंगे अकबर की। अकबर की शासन कैसी थी, उसकी पद्धति कैसी थी, उसने क्या किया, कितने वहाँ पे मकबरे बनवाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मकबरे बनवाए, एकदम से उसकी सारी चीज़ें अलग थी जो बाबर, अकबर, हुमायूं से दोनों से अलग मिलती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं आपका अकबर। अगर आपसे पूछे अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। उसके पिता का नाम आपको पता ही है, हुमायूं था। और माता कौन थी इसकी, हमीदा बानो बेगम इसकी माता का नाम है, और पिता इसके हुमायूं थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूछे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका एक सेनापति था, बैरम खां। क्योंकि ये पहले से ही बैरम खां इसका एक सेनापति था। क्यों था, क्योंकि अकबर क्या था, अकबर बहुत कम उम्र का था जब उसके साथ सिंहासन पर बैठाया गया। उस टाइम उसकी एज कितनी, 13 साल थी। और उस टाइम पे ना तो वो युद्ध कर सकता था, ना उसके पास कोई ऐसी कला थी कि वो बचपन से ही कलाकार था कि उस पर तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सारी चीज़ें आती थी। नहीं, उसने ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे सीखी। उसी के बीच में यहाँ पे क्या था, ठीक है, उसी के बीच में क्या था कि इसका जो ये था, अकबर था, हुमायूं था, इसकी मृत्यु के बाद उसका एक तुर्की सेनापति था। तुर्की सेनापति का नाम क्या था, बैरम खां था यहाँ पे इसका। जो कि बाद में अकबर का भी संरक्षण ना था, लेकिन बाद में जब अकबर यहाँ पे संभालने के काबिल हो गया तो सारा राजपाट फिर यहाँ पे अकबर ने संभाला था, उसके अकॉर्डिंग नहीं छोड़ा था फिर। क्योंकि जब राज्याभिषेक हुआ उस टाइम अकबर की आयु क्या थी, 13 वर्ष थी। तो इस टाइम उसको नहीं पता था कि किस तरीके से क्या करना है। यहाँ पे क्या किया फिर अकबर ने, सम्राट बनने पर अपने संरक्षण जो बैरम खां था
ये जो बैरम खां था वजीर नियुक्त कर दिया। अगर आपसे पूछे ये पहले सेनापति था, इसको फिर यहाँ पे क्या कर दिया, वजीर बना दिया, किसको, बैरम खां को। ठीक है, और इसकी उपाधि का नाम क्या कर दिया, खान ए खाना, क्योंकि इस तरीके से आपसे उपाधि भी पूछ लेता है कि खान ए खाना उपाधि किसकी थी, बैरम खां की थी। बैरम खां कौन था, वजीर था, किसके दरबार में, अकबर के दरबार में। अकबर ने ये उपाधि किसको दी थी, खाने खाना, हाँ बैरम खां को दी थी। और या फिर ये पूछ ले कि खाने खाना या बैरम खां की अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी। अगर आपसे फिर पूछेगा कि बैरम खां की यहाँ पे फिर मृत्यु हो जाती है, और ये क्या करता है कि यहाँ पे 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक रहता है। बाद में इसकी बैरम खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और 1560 से लेकर 1562 ईस्वी में फिर यहाँ पे कौन आता है कि स्त्री का शासन बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन आता है जो इसके स्त्री का शासन करती है, वो होती है माहम अनगा। ठीक है, इसे पर्दा शासन, हरम के शासन के नाम से भी जाना जाता था। 60 से लेकर सिर्फ 2 साल ही मानी गई है कि 1560 से लेकर और 1562 ईस्वी तक ही क्या हुआ था, अकबर के काल में ये स्त्री शासन था, जो किसने किया था, ये किया था महाम अनगा ने। उसी के बीच में यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, कौन, हेमू। अब आपसे पूछ ले कि हेमू कौन था। हेमू शासक था किसका, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। किसका, आदिल शाह का प्रधानमंत्री था, कौन, हेमू। ठीक है, और इस हेमू को ही कौन सी विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। अब ये हेमू क्यों इम्पोर्टेंट है, ये आपको अब पता चलेगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है और क्यों हमें इसे याद करना है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आप आदिल खां के प्रधानमंत्री हेमू के बारे में पढ़ रहे हैं। हेमू की उपाधि क्या है, विक्रमादित्य है। हुमायूं के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। अधिकार करने के बाद जो राजा विक्रमादित्य था उसकी उपाधि भी धारण की थी। राजा विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लोगों ने धारण की है, लेकिन यहाँ पे बताया कि ये इसकी उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था। अगर आपसे पूछ ले 14वां शासक था कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये क्या, कौन सा व्यक्ति था, 14वां व्यक्ति था, कौन, हेमू। अभी हेमू क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पानीपत का दूसरा युद्ध होता है वो कब होता है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को युद्ध होता है। किसके बीच में, हेमू और आपके अकबर के बीच में। हेमू एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कभी हारा नहीं था युद्ध में, लेकिन इस युद्ध में वो हार जाता है। ठीक है, कि और उसकी हार का कारण क्या था, क्योंकि जिसको क्या हुआ कि उसकी जो अकबर के द्वारा तीर छोड़े गए थे वहाँ पे उसकी आंख में तीर लग गया था, जिसकी कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। और ये क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध हार गए थे। नहीं तो हेमू एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी युद्ध में हारा नहीं था, हमेशा उसने जितने युद्ध किए वो हमेशा क्या हुआ, जीतता ही रहा। और इसकी हार का सिर्फ यही कारण माना जाता है कि उसकी आंख में तीर लग गया था, जिसकी कारण से वो हार गया था यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे राजा, जो राजा भरमल था यहाँ पे आमेर का, राजस्थान जयपुर का, उसके क्या हुआ कि इसने इसकी सत्ता का अधीनता स्वीकार कर ली और फिर उसकी लड़की से शादी भी कर ली थी, किसने, अकबर ने। और सबसे पहला इसकी सत्ता अधीनता स्वीकार करने वाला यही था, आमेर का भरमल था। और इसकी लड़की के साथ ही इसने क्या कर लिया, यहाँ पे शादी कर ली थी। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा कि अकबर ने बुलंद दरवाज़ा भी बनवाया था। पूछ लेगा कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो ये इसने बनवाया था, किसने, अकबर ने। बुलंद दरवाज़ा आपका अकबर ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था, गुजरात विजय, गुजरात पे यहाँ पे युद्ध चल रहा था, गुजरात की विजय के आधार पर ही इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि इसके बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। पूजा घर हैं, जैसे इबादत खाना था, दीने इलाही एक धर्म चलाया, जगत गुरु एक युद्ध प्रदान, इलाही संवाद, फतेहपुर सीकरी क्यों बसाया, कहाँ बसाया। फिर उसके बाद इसका बेटा और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में लोग वहाँ पे जाते थे। फतेहपुर सीकरी में बहुत सारे मकबरे बनवाए, जैसे बीरबल का बनवाया, मरियम की कोठी बनवाई। फिर उसके बाद जोधा भाई का महल, बहुत सारे महल बनवाए जो इंपॉर्टेंट भी है, जो आपको पढ़ने पे पढ़ेंगे।
फतेहपुर सीकरी की को स्थानांतरित कर दिया, अपनी राजधानी आगरा से हटाई। फिर उसके बाद पुर्तगालियों से भी मिला, धर्म चलाए, सिक्के चलाए, कुछ बड़े सिक्के थे, कुछ छोटे सिक्के थे। तो इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। तानसेन इसी के काल में था। इसके काल में कुछ चित्रकार भी लोग बहुत फेमस थे जो चित्रकारी करते थे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जितना आप लोगों को पढ़ाया गया है हुमायूं और अकबर, उसको उतना ही पढ़िएगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की हिस्ट्री जल्दी ख़त्म होने वाली है। मिडाइवल फिर मतलब मध्यकालीन आप लोगों का, फिर उसके बाद पहले आपको एंशियंट के, प्राचीन भारत के, और फिर आपको मध्यकालीन भारत के सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ मिलेंगे यहाँ पे।